हाँ हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तरंगाग्र तक देख लिया था। न्यूटन के कणिकाओं का सिद्धांत देखे थे, कणिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करी थी। आज हम लोग तरंगाग्र के प्रकार, हेडिंग डालो बेटा, तरंगाग्र के प्रकार। क्या तरंगाग्र एक बार और समझाया था? जब किसी माध्यम में तरंगें संचरित होती हैं, जब किसी माध्यम में तरंगें, तो माध्यम के कण, इस माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला पर होते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं। बोल सही। क्या कल हम लोगों ने लिख लिया था? हेडिंग डालो तरंगाग्र के प्रकार। तो तरंगाग्र मुख्यतः 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं, लिखते जाओ। पहला नंबर समतल तरंगाग्र। हाँ, हेडिंग डालें समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र समतल तरंगाग्र, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा जब किरणें देखो, ये यहाँ थोड़ी एक बात और समझ लो। किरणें शब्द मैंने बोला वो सही बोला है। मान लो मैं एक ऐसे करके तरंगाग्र खींच दूँ, क्या खींचूँ? तरंगाग्र। इन तरंगाग्र के लंबवत जो तरंगे निकल रही, इन्हीं तरंगों को किरणें कहा जाता है। इन तरंगाग्र एक पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ के तल के लंबवत निकलने वाली इनको तरंगों को किरणें कहते हैं। इस चैप्टर में आएगा किरण किसे कहते हो, आगे लिखवाया जाए, इसलिए मैंने किरण बोला है। बात समझे? वो वाली नहीं, किरणें। हाँ, तो लिखिए जब किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, 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 एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इनसे बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो इनसे बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो इनसे बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र कहते हैं। चित्र बनाएंगे। बन गया? इन्हें किरणें कहते हैं। और ये जो पृष्ठ बने हैं इनको कहते हैं समतल तरंगाग्र। तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र।
दूसरा गोली तरंगाग्र, हाँ रुके हैं, गोली तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र लिखा तो लिख लेना कि जब तरंग स्रोत बिंदु आकार का हो, जब तरंग स्रोत बिंदु आकार का हो, जब तरंग स्रोत बिंदु आकार का हो तो इससे बनने वाले तरंगाग्र को गोली तरंगाग्र कहते हैं, गोली तरंगाग्र कहते हैं। हाँ, जैसे करके चित्र बनाए, चित्र बना लें, या हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं। ये बिंदु स्रोत है, चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, चलने वाली किरणें जिन्हें हम तरंग का रूप दिए। हाँ, बनाए। गोली तरंगाग्र, गोली तरंगाग्र, ये दोनों हैं गोली तरंग। गोली तरंगाग्र बन गया बेटा। दिख गया? कोई ऑटो बना लो या दोनों बना लो। अगला लिखें, हाँ तीसरा बेलनाकार तरंगाग्र,
बेलनाकार तरंगाग्र। तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। तो लिखिए, जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है, जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है, जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है, जैसे ये रॉड जल रहा है ना, रेखीय है, बल्ब जल रहा है तो बिंदु के साइज का है। अरे समझे ना, जब प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप का तो गोलाकार मिलते हैं, और जब रॉड जैसे रॉड रेखीय हो तो भी तरंगाग्र कैसे मिलते हैं? बेलनाकार। हाँ, समतल के लिए बहुत दूर होना चाहिए। जैसे सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें तो समतल तरंगाग्र बनाती हैं, वहाँ से जो किरणें आ रही हैं वो एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो समतल मिलती है। मतलब स्रोत बहुत दूर होना चाहिए, कुल मिला के किरणें समांतर हो जानी चाहिए। ठीक, क्लियर तीनों चीज़ें? हाँ, ये कहाँ तक लिखे? जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है तो इससे मिलने वाले तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाते हैं। इससे मिलने वाले तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र कहलाते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र कहलाते हैं। चित्र बनाएं। हाँ, प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे बाहर की ओर खींच दें। इनको कहेंगे किरणें। बन गया? बनाना फिर। हाँ, एनसीईआरटी किताब लेके रोज आया करें, एक एक सवाल तो रोज होगी। 10.2 निकालें, किताब हल करें, तुरंत तुरंत टिक कर लेना है, पढ़ें। हाँ, रुके हैं, अब इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। आज मैं अपने जीवन का सबसे स्लो पढ़ा रहा हूँ, वैसे तुम्हें फील आ रही होगी। कोई बात नहीं। हाँ, एनसीईआरटी लाए हो? नहीं लाओ तो मैं बोलूँ फिर सवाल। ये बेलन खींचने में 3 घंटे लगते हैं। सब 8 साइज के पढ़ने चले हैं मुझे लग रहा है। साइंस साइड के बच्चे ब्लैक पेन होता है उनके पास, बस पन ब्लैक ब्लू और का पेंसिल रबड़ सब लेके आ रहे। कलाकार इतने नहीं लेके आते हैं। हम भी लाइनें यहाँ खींचते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन 10.2
एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन वो सीक्वेंस हो ऐसा कोई ज़रूरी। अब जैसे ये हेडिंग मैंने पढ़ाया तो इस हेडिंग से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा उसे पहले बताया जाएगा, वो किस नंबर में है इससे कोई लेना देना। तो फिलहाल ये 10.2 है। लिखा है निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक के तरंगाग्र की आकृति क्या होगी, तुम्हें बोलना है। पहला दिया था किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश, कैसा बिंदु स्रोत से आप पढ़ते जाओ जिन्हें ना समझ में आए। तो पहला अपना लिख लेना गोली। दूसरा कह रहा है उत्तल लेंस से निर्गत प्रकाश उसके फोकस पर कोई बिंदु स्रोत रखा हो। देख इधर एक उत्तल लेंस है, अब बिंदु स्रोत इसके फोकस पे रख दूँ, यहाँ से चलने वाला प्रकाश ऐसे 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 करके जाएगा नहीं जाएगा। तो फोकस से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन के पश्चात मुख कक्ष के समांतर हो जाता है। तो क्या ये किरणें समांतर हो जाएंगी? अगर किरणें समांतर है तो कैसा तरंगाग्र मिलता है, बोले यार। तो दूसरा समतल। तीसरा कह रहा है किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवशोषित भाग, दूर से कुल मिला के सूर्य एक तारा, ये बात पता है। वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी तरंगाग्र बनाएंगी? समतल गोली, समतल गोली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बस यही दिया। दूसरा वाला समतल करा पृथ्वी द्वारा बड़ी त्रिज्या के गोले का अत्यंत छोटा भाग होना समतल होगा। खत्म। तुम्हें बात समझ में आई होगी, बस बस। तो पहला क्या था? गोली। दूसरा, तीसरा, खत्म। चलिए आगे हेडिंग डालिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इंपॉर्टेंट करिए, 1 स्टार कर लो। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और पढ़ गई हेडिंग। देख इसमें 2-3 चीज़ें उसने बताया था, हम भी समझे और इन्हीं को रट लें। और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का भी सिद्धांत आएगा जिसमें 3 बातें करी थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत में परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करी जाएगी। अरे बोलो यार, न्यूटन साहब ने कब बात करी थी? 1675 में। 3 साल बाद इसने बात करी 1678 में। 1675 में न्यूटन ने अपना कणिकाओं का सिद्धांत दिया था। 3 साल बाद 1678 में हाइगेंस ने तरंगों का सिद्धांत दिया। अरे बोलो, चल देख इधर। पहला, किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। अरे पहला समझ में आया नहीं आया? न्यूटन ने क्या कहा था? किसी भी प्रकाश स्रोत से, न्यूटन ने कणों के रूप में कहा था और इन्हें कणिकाओं का नाम दिया था। न्यूटन और हाइगेंस ने क्या कहा कि तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। थोड़ा तो वो तरंगाओं का सिद्धांत है, वो कणिकाओं का सिद्धांत। वैज्ञानिक 2 ही पक्ष में थे, या तो प्रकाश कणों के रूप में चलता है या तो, और दोनों के रूप में भी चल सकता है, बाद में पता चला। कुल मिला के वो कणों के रूप में निकलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं, तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन अभी कब की बात है? 1678 की है। और ये डी ब्रोगली 1924 में इसको कहे थे। मतलब तब तक हम लोग कंफ्यूज रहे कि तरंग है कि कण है, गुण दोनों के हैं। तो फिलहाल हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश किसी भी स्रोत से जब निकलता है तो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। क्या पहला नियम, पहला मतलब सिद्धांत तैयार हुआ? तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। दूसरा, ये तरंगे समांग माध्यम में समान चाल से चलती हैं। जैसे मान लो 100 तरंगे जा रहे हैं, एक ही माध्यम में 100 की 100 जा रहे हैं, तो सभी की स्पीड सेम होगी। अरे नहीं आया? तथा निर्वात तो वायु में इन तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अरे नहीं आया? फिर से बोलूँ एक बार। समांग माध्यम में ये तरंगे समान चाल से चलती हैं तथा निर्वात व वायु में इन तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हाँ, अगला नंबर दिया कि इन तरंगों को चलने के लिए, यही इनका फाल्ट था और यही फ्लॉप हो गए।
तीसरा नंबर, लेकिन दिए तो उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। इन तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अरे ठीक, इन तरंगों यानी प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की, अतः उन्हें सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। हम सभी जगह जहाँ कुछ नहीं हो समझ लो वहाँ ईथर है। जैसे कालिक, हाँ मान लो सूर्य है, पता है पृथ्वी है, कई किलोमीटर दूर है, इधर जो वायुमंडल है कुछ हजार तक है, यहाँ बीच में बहुत ज़्यादा निर्वात तो वायु जहाँ से तरंगे यहाँ आ जाती हैं, और इसने मान लिया था एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो सर्वव्यापी माध्यम इन सभी जगह जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या है, ईथर। अतः सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती हैं। अगर ना होता, अगर ये सर्वव्यापी माध्यम ईथर ना होता तो सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी पर ना आती, जो गलत था, उनकी सोच गलत थी। ठीक है, कुल मिला के उन्होंने तीसरे नंबर पे बात करी कि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की, बिना माध्यम के प्रकाश तरंगे नहीं चल सकती। ये गलत है, बिना माध्यम के प्रकाश तरंगे चल सकती हैं लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। जैसे आप अंतरिक्ष में जाके बगल में ब्लास्ट करो, उसे कुछ ना सुनाई देगा बगल वाले, क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच वायु तो निर्वात है, इसलिए जब मैं बोलता हूँ तो तुम्हें सुनाई देता। और जब इस कंपन करते हैं, जो वायु है इसके अनुकंपन करते हैं, ये हमारे कानों के जब समीप पहुँचते हैं तो हमारे कान के पर्दों को और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाते हैं क्या रहा है। अरे आया, बाकी कंप्यूटर तो लगा ही है, समझे। अब मान लो ये माध्यम हो ही ना तो कान के पर्दे हिले ही ना, सब बराबर है कि नहीं। अब तो तुम थोड़ी अब पर्दे अपने हिलाओगे, क्या बोल रहा है। तो क्या तीसरी बात समझ में आई, क्या आई, इन तरंगों को या प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम जो सभी जगह व्याप्त है, ईथर की कल्पना की। चलिए ठीक, चौथा नंबर, जब ये तरंगे हमारी आँख के रेटिना पर पड़ती हैं तो वस्तुएं हमें, ये बात सब कहे, सही कहे। पाँचवा नंबर, इन तरंगों की मतलब भिन्न भिन्न प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए हमें रंगों का आभास होता है। अच्छा, न्यूटन क्या कहते हैं, कह रहा भिन्न भिन्न रंगों की तरंगों की कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है, अतः हमें रंगों का आभास होता है। और ये क्या कह रहा है, तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, अतः हमें रंगों का आभास होता है। तो बताइए इसकी बात सही कि उसकी सही, इसकी सही है, क्योंकि हम बैगनी की लगभग 4000 और लाल की लगभग 7800 पढ़ते हैं। ये बात तो सही कह रहा है, बस एक ही बात गलत करी जो तीसरे नंबर पे लिखी है। अच्छा, फिर से 5 बातें कही थी, क्या रट गई। पहला, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। मैं एक एक से सुनूंगा, मेरी बात बस ना सुनना तुम लोग। समान माध्यम में ये तरंगे समान चाल से, वायु तो निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, हाँ, अरे ठीक। अगला नंबर, इन माध्यमों को इन तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की, अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। 14 नंबर क्या था, जब ये तरंगे हमारी आंख की रेटिना पर बनती हैं तो हमें वस्तुओं का आभास होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अरे बोलो। 5वां नंबर, भिन्न भिन्न रंगों की तरंगों, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जिसे हमें, हाँ मतलब इनकी तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होने के कारण ही भिन्न भिन्न रंगों की तरंगे बनती हैं। बोल सही, लिखो पहला, दूसरा, तीसरा। डेट डाल लेना, मतलब ये डेट क्या, थोड़ा बहुत जो भी है, 1678 में दिया था उधर ही। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखे थे, पोस्ट में लिख लो 1678। और फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। क्या कुछ कष्ट में लग रही,
पहला नंबर लिख लिया बेटा। प्रकाश स्रोत से क्या लिखे? प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, इन्हें तरंगिकाएं कहते हैं। दूसरा नंबर, समांग माध्यम में तरंगिकाओं की चाल, समांग माध्यम में तरंगिकाओं की चाल समान होती है। तरंगिकाएं तरंगे बात एक ही हैं, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अभी तक मास्टर तरंग करा था, अब तरंगिकाओं में आगे। समांग माध्यम में तरंगिकाओं की चाल समान होती है। वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में इनकी चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लिखिए। तीसरा नंबर क्या था? थोड़ी मुझे भी बताएं। हाँ, इन तरंगिकाओं को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, या तरंगिकाओं को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगिकाओं को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगिकाओं को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की गई। अतः सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की गई। किसने करा था भाई? हाइगेंस ने। हाँ, जगह बची है, लिखें। चौथा नंबर क्या लिखोगे बेटा? जब ये तरंगिकाएं हमारी आंख पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुओं का आभास होता है। जब ये तरंगिकाएं हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुओं का आभास होता है। पांचवा नंबर क्या था? तरंगिकाओं की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। क्यों भाई? जो रंगों का निर्धारण करती हैं। जैसे लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैंगनी तरंगदैर्घ्य। लिख लो 5वें नंबर में। 5वें नंबर में क्या लिखा? कुल मिला के भिन्न भिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य, भिन्न भिन्न रंगों की तरंगिकाओं की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। बस ये लिख लो, खत्म बात। भिन्न भिन्न रंगों की तरंगिकाओं की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। हाँ, हेडिंग डालें, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और इसमें 2-4 तो स्टार लगाए हैं यार, इम्पोर्टेंट है, गजब का इम्पोर्टेंट। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। फिर से हेडिंग डालें, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अपने हिसाब से उसको लिख लो, जो भी लिखना है। 3 बातें करी, और 3 बातें अभी का अभी मैं सुनूंगा, एक एक बच्चे से सुनूंगा यार मैं। ठीक, पहला पूरा तरंगाग्र लिख देना है। हाइगेंस ने तरंगाग्र पहला सबसे पहले डिफिनीशन दी थी कि तरंगाग्र क्या है, हम कैसे समझें। पूरे पहले नंबर में पूरा तरंगाग्र ही बोलना है। मैं भी बोलूँगा, आप लोग ढंग से समझिएगा। फिर दूसरे में द्वितीयक तरंगिकाएं,
और तीसरे में होती है तरंगाएँ भी तरंगाग्र बनाती हैं। कुल मिला के जब किसी माध्यम में तरंगें संचरित होती हैं, जब किसी माध्यम में, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम के कण, इस माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला पर होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र ये पहला था, यानी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत में 3 बातें रखी गई, 3 तथ्य रखे गए जो निम्नलिखित हैं। ये लिखे हैं इधर। पहला नंबर ये था कि जब किसी माध्यम में, ये माध्यम है बेटा, जहाँ ऐसे ऐसे करके मैंने खींचा, क्या है? जब किसी माध्यम में तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जब किसी माध्यम में तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण, इस माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला पर होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र मुक्त है, तीनों लिख देना था। बेलनाकार, समतल और खत्म। पहला फिर से, जब किसी माध्यम में तरंगे तो माध्यम के कण, इस माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की तरंगाग कहलाता है। तरंगाग 3 प्रकार के होते हैं, बेलनाकार, गोली और समतल। अरे बोल यार, बता कटियार बता। संचरित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तू सुना रहा है, मैं सुना रहा हूँ। फिर करने तो कंपन क्या जाता है अपना, हाँ, जिसमें उपस्थित कंपन की समान कला पर होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग 3 प्रकार के होते हैं। चलिए बात मतलब 20 से 25% रट गया, क्यों है? 50%, कुछ लोगों को 100% रट गए हो, रटा है कुछ लोगों को। बता भाई, हाँ, प्रभात, सविता, इस माध्यम में तीन प्रकार के हों। बहुत सही, बहुत सही, बस यही चाहिए। आप फिजिक्स यहीं कहीं तैयार करो। जो सोचते हैं कि आज लिख लें कल पढ़ेंगे, उनका कल कभी नहीं आता। परीक्षा के 1 घंटे पहले आता, फिर ब्याह ब्याह करते चले जाते हो, फिर सोचते हैं कि यार इस साल परीक्षा छोड़ दे क्या। बताओ, जो ऐसे क्या फेलियर जीवन में फेल ही बने, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है, हर जगह। रिक्शा चलाने में भी कंपटीशन है। बात मेरी समझ रहे हो यार? मालिक, ये आप लोग जो 40-50 मिनट मुझे दे रहे हो, यहीं कहीं बोला करो। गलत तो सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलत के लिए तो हम लोग बने ही हैं। जब आप 2-4 बार गलती बोलोगे तो एक बार सही बोलने लगो, और एक बार बोलना सीखे मतलब फिजिक्स खत्म। 50% तो खत्म ही हो गई। बोल ही तो रहा हूँ यार, बोलना सीख लो। जीवन में 99% कठिनाई दूरियां हो जाती हैं। जितनी 99% कठिनाई केवल बोलने पर डिपेंड करती हैं। अब बोलना ना तो ब्याह बोलना तो 99% कठिनाई आ गई। अरे बोले यार, अच्छा खासा जा रहे हो, अब बगल वाले को बोलो, प्रेम से बोलो, आराम से बोलेगा वो भी बढ़िया। आपसे बात करते हुए सफ़र कट जाएगा। अब बोलो ब्याह देखा मिला है, लो कहानी कहीं की कहीं पहुंच गई। एक ट्रेन में 2 लोग जा रहे थे, बगल वाला कहता है आओ भाई कैसे हाल चाल है, तो कहता है ठीक है, बता तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहता है 3, तो कहता है 4 होते तो क्या कर लेते। बता, मतलब जबरा ही लड़ रहा है। जब बेचारा कुछ नहीं बोला, ऐसे बोल दिया भाई हाल चाल सब ठीक है। कहता है कितने बच्चे, कहते 3, कहते 4 होते तो क्या कर लेते। मतलब वो लड़ना ही चाहता है। तो 2 तरह के लोग हैं। अरे ठीक, बाकी जितने ऊपर बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइव चल रहा है, आप बोल ही तो रहे हैं, कर रहे हैं क्या कुछ? मतलब बोलना सीख लो तो सबसे बड़ी कुर्सी भी मिल सकती है। अरे आया, चल ठीक, पहला। दूसरा,
दूसरा पहला रट गया, जब किसी माध्यम में तरंगे चलती है तो माध्यम के कण, इस माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला पर होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। बहुत अच्छे बच्चे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरा तो आता ही है, कभी कभी पूछ लिया करता है अलग से कि द्वितीयक तरंगिकाएं कैसे हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेता है स्नेल का नियम क्या अलग से, और कभी कभी पूछ लेता है अपवर्तन के नियम लिखिए, तो फिर हमें सब लिखना पड़ता है। ऐसे ही होता है। अब उसने कहा था कि मान लो ये तरंगाग्र है, इसमें जो भी कण उपस्थित होगा, इसमें जो भी कण उपस्थित होगा वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। जैसे मान लो यहाँ बल्ब जल रहा है, मानो सोचो यहाँ बल्ब, तो क्या तरंगे इधर 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 सभी जगह चलती हैं? क्या प्रकाश सभी जगह तो फैलता है? अब ऐसे बल्ब जलाओ तो इधर बस थोड़ी चलेगा, उसको थोड़ी एक तरफ इंगिटा करना पड़ता है ऐसे करके, तो इधर ही प्रकाश जाए। लेकिन प्रकाश जब भी संचरित होता है तो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। अरे आया नहीं है? अब जो यहाँ पर होंगे तरंगाग्र में जो भी कण होगा वो खुद एक तरंग प्रकाश स्रोत है या तरंग स्रोत है। जैसे मान लो यहाँ बल्ब जल रहा है, दिख रहा है? अब बल्ब जलने के बाद यहाँ छोटे छोटे लेयर ऐसे ऐसे करके बन रहे होंगे। कैसे? गोलाकार बेलनाकार। प्रकाश स्रोत कैसा है? बल्ब की बात कर रहा हूँ, गोलाकार। इसके चारों तरफ मान लो ये ऐसे करके मैं लगा दूँ तो ये ऐसे करके बेलनाकार, ऐसे बेलनाकार, यहाँ ऐसे पृष्ठ बन रहे होंगे जहाँ पर ये अणु हैं, जो किसके अणु हैं यहाँ पर? वायु के। ये कंपन की समान कला पर होंगे। अरे बोल यार। और जो ये इस तरह से पृष्ठ बन रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र। और ये जो अणु थे ये स्वयं एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। यह हाइगेंस ने कहा था। जैसे यहाँ बल्ब काम कर रहा था ना, अब ये सब बल्ब है, लेकिन दिखाई ये फिर से जैसे ये सभी दिशाओं में तरंगे छोड़ रहा था बल्ब, ऐसे ये फिर से सभी दिशाओं में तरंगे छोड़ेंगे। और इन तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगिकाओं को, इनकी चाल इसकी चाल के बराबर हो, यानी प्राथमिक तरंग। मान लो ये 10 मीटर, मान लो ये 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड की चाल चल रहे थे, तो ये भी 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेंगे। इस तरह से प्रकाश फैलता है और फैलते फिर मान लीजिए जो द्वितीयक तरंगिकाएं थी इनको स्पर्श करता हुआ एक मैं पृष्ठ फिर से खींचूं तो फिर से तरंगाग्र बनेगा। मतलब द्वितीयक तरंगिकाएं भी तरंगाग्र बनाती हैं, और तरंगाग्र जो भी बनाएगा फिर से स्रोत बनेंगे। तो यानी एक स्रोत से करोड़ों स्रोत बनते हैं, इसीलिए प्रकाश इतनी तेज़ी से फैलता है। क्या तुम्हें बात समझ में है? ध्वनि इसीलिए इतनी तेज़ी से फैलती है। और जब ये ध्वनि भी एक तरंग है, और तरंगों के बारे में उसने बात करी थी। क्या तुम्हें बात समझ आ रहा है? इसलिए ये क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं तो ध्वनि इतनी तेज़ी से फैल जाती है, ऊपर उठ जाती है, नहीं तो नीचे अगर रहे, क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है, कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसे थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, क्या पहली बात सबको रट गई? दूसरी थोड़ी सिस्टमेटिक बोलना हो, इसके बाद सुनाना है फिर लिखना है। क्या था दूसरा? दूसरा यह था कि तरंगाग्र में उपस्थित, कहाँ उपस्थित? तरंगाग्र में उपस्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जो पुनः तरंगिकाएं सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। जो पुनः तरंगिकाएं सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन्हें, जिनकी चाल प्राथमिक तरंगों की चाल के नहीं आया। फिर से एक बार, तरंगाग्र में उपस्थित, कहाँ उपस्थित? प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का, जिनसे पुनः सब तरंगिकाएं सभी दिशाओं में, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं, इनकी चाल प्राथमिक तरंगों की चाल के नहीं आया। तीसरा, लिख आ रही हो? फिर से बोले, फिर से बोल। देख इधर, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ यदि हम एक पृष्ठ खींचें तो एक नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। अर्थात द्वितीयक तरंगिकाएं भी तरंगाग्र बनाती हैं। नहीं समझ में आए? जैसे प्राथमिक तरंगिकाएं, यहाँ से ये स्रोत था यार, ओरिजिनल स्रोत, ये सब डुप्लीकेट स्रोत है। अरे हैं कि नहीं? ये प्राथमिक तरंगिकाएं हैं, ये तरंगाग्र बनाए थे। तो जैसे प्राथमिक तरंगिकाएं तरंगाग्र बनाती है, ऐसे द्वितीयक तरंगिकाएं भी तरंगाग्र
सकती हैं। तो तीसरे नंबर में जो लिखा जाता है, तीन ही बात उसने करी थी कि द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करते हुए स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ एक नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है, अर्थात द्वितीयक तरंगाएं भी तरंगाग्र बनाती हैं। रटा नहीं रटा? अच्छा ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलो। जब किसी माध्यम में, अरे बोलो।